हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज बीए सेकेंड ईयर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है शिक्षण सूत्र, जिसको लेकर के आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण सूत्र। बीए सेकेंड ईयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण सूत्र। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण सूत्र प्रमुख सूत्र निम्नलिखित हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला शिक्षण सूत्र होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यानी किस बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं, जब टीचिंग करते हैं, तो किस आधार पे उनको शिक्षा देंगे, कैसे उनको शिक्षा दिया जाए, तो उसी को शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो इसमें पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। अब इसमें इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, बालक के पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित कीजिए। यानी इसमें क्या करना चाहिए, बालक का जो पुराना ज्ञान है, पहले से जो उसको नॉलेज है, उस पर नए ज्ञान को आधारित करके शिक्षा देना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के नए ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी पूर्व ज्ञान यानी पहले जो उसको पहले से पता है, उसी के आधार पर क्या करता है, कुछ चीज़ें सीखता है। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि किसी विषय को पढ़ाने से पहले वो इस बात का पता लगा ले कि बालकों को उस विषय का कितना पूर्व ज्ञान है। यहाँ पे बालों लिख दिया है, गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे बालकों होगा। बालकों को उस विषय का कितना पूर्व ज्ञान, यानी उसको जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा देने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में उसको पहले से कोई ज्ञान है या नहीं, या कितना ज्ञान है, उसके आधार पे ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, यदि बालक ताजमहल के बारे में जानता है, तो इस ज्ञान के आधार पर हम उसको शाहजहाँ के बारे में बताया जा सकता है। यानी ताजमहल के बारे में अगर वो जानता रहेगा तो उसी से उसको हम शाहजहाँ के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार सूती उद्योग पर आर्थिक भूगोल का पाठ उन वस्त्रों से प्रारंभ होना चाहिए जिससे बालक पहनते हैं। यानी जो वस्त्र पहनते हैं तो उन्हीं के आधार पर उनको आर्थिक भूगोल का यानी पाठ, वस्त्रों का पाठ पढ़ाना चाहिए। इस सूत्र का महत्व बताते हुए स्पेंसर ने लिखा है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है। यानी जो चीज़ें हम पहले से जानते रहें थोड़ा बहुत, ठीक है, वो हमें पसंद आती हैं। इस पसंद का उन सब बातों जिससे उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। यानी जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं और उसी चीज़ का संबंध किसी और से स्थापित करते हैं, तो उस बातों में अपने आप ही एक विस्तार रूपक हम विस्तार लेकर के उसको पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। तो ये हमारा हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब फ्रॉम नोन टू अननोन। आते हैं दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है, सुगम से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। इसमें क्या होता है, कठिन पाठों को पढ़ाने से पूर्व सुगम पाठों को पढ़ाइए। यानी जो चैप्टर अगर कठिन है, कुछ चैप्टर कठिन है, तो उससे पहले हम क्या दें, जो इजी चैप्टर है, देखिए इसमें इसको इंग्लिश से आसानी से समझ सकते हैं, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। यानी पहले हमको इजी चीज़ें सिखानी चाहिए। शिक्षक को पाठ्य विषय का इस प्रकार विभाजन करना चाहिए कि उसे अपने पाठों में ही सफलता मिल जाए। ये तभी संभव है जब कठिन पाठों को पढ़ाने से पूर्व सुगम पाठों को पढ़ाया जाए। यानी जब हम कठिन चैप्टर, कुछ चैप्टर्स कठिन होते हैं, तो उनको पढ़ाने से पहले क्या करें, हम उसको इजी चैप्टर को पढ़ाएं ताकि वो आसानी से बच्चे समझ जाएं। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य और पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। यानी बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हमारे पाठ्य होने चाहिए। तीसरा आइए देखते हैं, सरल से जटिल की ओर। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व सरल बातें बताइए। यानी उसको जटिल बातें बताना है, उससे पहले उसको सरल बातें सिखाना चाहिए। इसको कैसे हम कर सकते हैं, पहले बालक को सरल बातें बतानी चाहिए, उसके बाद उसे जटिल बातें बतानी चाहिए। अतः पाठ्य विषय को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि पहले सरल बातें आएँ। यानी कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ कठिन चीज़ें होती हैं, कुछ सरल चीज़ें होती हैं। यानी इसमें पहले से हम क्या करें, उसको पहले सरल चीज़ों को बताएं, फिर उसके बाद हम
कठिन चीज़ों को बताएं। इसको और समझने के लिए थोड़ा एक परिभाषा देख लेते हैं। यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण किया जाए, किसी को ज्ञान प्रदान करना है, किसी को कुछ सिखाना है, पढ़ाना है, अगर इस क्रम का किया जाए तो छात्र शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं सीखता और शीघ्र ही उसे विषय से घृणा तथा अरुचि होती है। यानी इसको सरल से जटिल अगर इसको नहीं सिखाते हैं तो क्या कर देगा, उस शब्द उस चैप्टर से या उस विषय से क्या हो जाएगा, उसको अरुचि हो जाएगी और उससे वह घृणा करने लगेगा। इसलिए यह शिक्षण सूत्र का ये नियम है जिससे सरल से जटिल की ओर हम बच्चों को ले जाते हैं। यानी पहले सरल चीज़ों सिखाते हैं, सिंपल चीज़ों को, फिर कठिन चीज़ों के लिए या जटिल चीज़ों के लिए की ओर ले जाते हैं। चौथा नियम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या होता है, स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करके सूक्ष्म बातों को बताइए। यानी इसमें वस्तु का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। स्थूल यानी जो प्रमाणिक रूप से मालूम, जैसे बालक में प्रारंभ में बालक वस्तुओं को केवल स्थूल रूप में ही जानता है और समझता है। शुरुआती दौर में क्या है, स्थूल रूप में, तब उसके सामने वह चीज़ें अगर रहें तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सूक्ष्म बातों को समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। यानी शुरुआत में क्या करता है, शुरुआत में वो बातों को स्थूल रूप में सीखता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, उसको हम सूक्ष्म रूप में सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अल्प आयु का बालक इस सूक्ष्म बात को नहीं समझ सकता कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इसे समझाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम उन्हें 2 गोलियां दे दी जाएं और इसके बाद फिर 2 गोलियां दे दी जाएं तो इस बात को सरलता से समझ जाएंगे कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों से समाप्त होने चाहिए। तो ये शिक्षण सूत्र का ये एक नियम है। अब आगे आते हैं, 5वां नियम क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पे पूर्ण को समझने के लिए पूर्ण शब्द की व्याख्या हम कर सकते हैं कि बालक की समझने की शक्ति है, कि बालक के पास कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की। तो इसका पूर्ण का अर्थ यहाँ पे हम इससे लगा सकते हैं, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। यानी बालक को पूरी बातें बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए। यानी बालक को क्या करें, पूरी बातें बताने के बाद उसको विस्तार पूर्वक उसके भागों को बताना चाहिए। वस्तुओं के बारे में बालक के विचार खंडों में नहीं होते हैं, वह प्रारंभ में केवल पूर्ण वस्तुओं को जानता है, उसने अंगों को नहीं। अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जिस बालक ने मेज या कुर्सी देखी है वो उसके पूर्ण रूप के बारे में नहीं सोचता। यानी मेज या कुर्सी देखा तो उसके पूर्ण रूप के बारे में नहीं सोचता है, उसके भागों के बारे में उसका सोचना असंभव है। शिक्षक बालक को इस ज्ञान से लाभ उठाकर उसे मेज या कुर्सी के भागों के बारे में बताता है, यानी उसके हिस्से के बारे में। दूसरे शब्दों में हमको कह सकते हैं कि अपने शिक्षण को पूर्ण वस्तु से प्रारंभ करता है और फिर से वह विभिन्न भागों की ओर जाता है, जिसका मतलब इसी को बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, 6वां है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट। यानी बालक को इसमें क्या करना चाहिए, अनिश्चित ज्ञान को निश्चित रूप देना चाहिए। आइए अब इसको समझते हैं ये क्या है। प्रारंभ में क्या होता है, बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। प्रारंभ में उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या पढ़ रहा है और किस लिए पढ़ रहा है। शिक्षक को बालक के इसी ज्ञान को अपने शिक्षण का प्रारंभिक बोध बनाना चाहिए और धीरे धीरे इसको निश्चित रूप देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि गाय, कुत्ते या घोड़े के बारे में बालक की धारणा अनिश्चित होती है, क्योंकि उन्हें इन पशुओं के शारीरिक भागों का कोई ज्ञान नहीं होता है। उनके शारीरिक भागों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वह जानता है कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, लेकिन उसके शारीरिक भागों के बारे में उसकी जानकारी नहीं होती। तो शिक्षक इन भागों के बारे में बालक को ज्ञान प्रदान करता है और इस प्रकार उसके मस्तिष्क में इन पशुओं के चित्र को पूर्ण और निश्चित रूप देता है। यानी इनके पूर्ण और निश्चित रूप देता है कि गाय ऐसा होता है, इतने पैर होते हैं, इस तरह का सींग होती है, पूंछ होती है, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी देता है। इस प्रकार किसी भौगोलिक प्रदेश, किसी ऐतिहासिक घटना और किसी वैज्ञानिक सत्य का बालक को अस्पष्ट ज्ञान होता है। तो इस तरह से हमको इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक के अविकसित मस्तिष्क के निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। इसी को बोलेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से
अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होता है, बालक को बिना देखी हुई वस्तु से पहले देखी हुई वस्तु के बारे में बताइए। क्या करना चाहिए, यानी आप किसी वस्तु जो वस्तु देखी नहीं है उसको आप बताना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, देखी हुई वस्तु के बारे में बताएंगे। बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकता है, जैसे उसके बाद ही उसे उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिसने वह देख नहीं सकता है। इसका तात्पर्य है कि पहले बालक को वर्तमान की बातें बतानी चाहिए, उसके बाद भूत और भविष्य की बातें बतानी चाहिए। जिन वस्तुओं को बालक देख सकता है उनका ज्ञान उसे सरलता से हो सकता है, यानी जो चीज़ें हम देख सकते हैं तो उसका ज्ञान उसे सरलता से हो जाएगा, वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अतः उसे प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तुओं के ज्ञान कराना चाहिए, यानी जो चीज़ें अप्रत्यक्ष हैं पहले उनसे पहले प्रत्यक्ष चीज़ों का ज्ञान उनको देना चाहिए जिससे वो अप्रत्यक्ष चीज़ों को भी समझ सकें। अब अगला है हमारा शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें क्या करते हैं, विशिष्ट उदाहरण देकर सामान्य नियम निकलवाइए, यानी बच्चों से ही खुद ऐसी उदाहरण दीजिए विशिष्ट जिससे सामान्य नियम निकाल सकें। इसके अनुसार जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का है, अंतर केवल यह है कि इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण रखता है और छात्र उसकी परीक्षा करके उसमें संबंधित सामान्य नियम खुद ब खुद निकाल लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑन में फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, बालक को संपूर्ण वस्तु का ज्ञान देने के बाद उसके अंगों के सामंजस्य स्थापित कीजिए और फिर से संपूर्ण वस्तु की ओर ले जाइए। यानी इसमें क्या होता है, शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं, यानी दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। कैसे, क्योंकि तभी बालक को किसी विषय का पूर्ण और निश्चित ज्ञान हो सकता है। विश्लेषण में हम पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन किया जाता है और फिर उसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। भूगोल का शिक्षक छात्रों को पहले संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, फिर जलवायु के बारे में के अनुसार उनके विभिन्न भागों के बारे में, उसके बाद प्रत्येक भाग के व्यक्तियों, पशुओं और वनस्पतियों आदि के बारे में बताता है। इतना विश्लेषण करने के लिए संश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि तभी शिक्षक बालक के ज्ञान को निश्चित रूप दे सकते, तभी वो निश्चित रूप यानी एक रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। उदाहरणतः किसी विशेष स्थान के व्यक्तियों, पशुओं और वनस्पतियों के बारे में बताने के बाद जीवन पर प्रभाव डालने वाली जलवायु के बारे में बताया जाता है, यानी इसका जीवन पे क्या, जिसकी जलवायु का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद तुलना द्वारा अन्य स्थानों का ऐसा ही अध्ययन किया जाता है। अंत में सब भागों को सामंजस्य में स्थापित किया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण द्वारा जो भाग अलग अलग हो जाते हैं वे संश्लेषण द्वारा एक होकर संपूर्ण हो जाते हैं। यानी विश्लेषण से क्या करते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं, इसको अलग अलग करके उसको बताते हैं और फिर इसको हम सिंथेसिस करके, मतलब संश्लेषण करके उसको इकट्ठा करके एक होकर के उसको बताते हैं। तो इसको हम अगर परिभाषा के रूप में देखते हैं तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, विश्लेषण बालक को किसी बात को समझने में सहायता देता है, वो समझने के लिए विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, और संश्लेषण उस बात के उसके ज्ञान को निश्चित रूप देते हैं, यानी जो उसने विश्लेषण किया उसको एक निश्चित रूप, एक रिजल्ट के रूप में उसको पहुंचाता है। यही होता है विश्लेषण और संश्लेषण शिक्षण सूत्र का एक और नियम है। अगला नियम आप देखते हैं, मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें क्या होता है, बालक की शिक्षा को उसकी रुचियों, स्थानों, याद के अनुसार प्रारंभ कीजिए और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए उसे क्रमबद्धता की ओर ले जाइए। यानी क्या करना चाहिए, बालक को शिक्षा उसकी रुचि और स्थान के अनुसार देनी चाहिए। यानी हम शिक्षा क्या करते हैं, दो विधि से देते हैं, एक होता है मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरा होता है क्रमबद्ध विधि। मनोवैज्ञानिक विधि का क्या संबंध है, मनोवैज्ञानिक विधि का संबंध बालक और पाठ्य विषय के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं और रुचियों से संबंधित, यानी कैसी प्रतिक्रिया देता है, उसकी कैसी रुचि है उस विषय में। और क्रमबद्ध विधि का संबंध पाठ्य विषय और एक निश्चित क्रम में उसके आयोजन से होता है। तो आइए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए शिक्षक छात्रों को भाषा का शिक्षण देना चाहता है, यानी भाषा को सिखाना चाहता है,
अब यदि वो मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है तो वो अपने शिक्षण को वाक्य से प्रारंभ करेगा। वो लैंग्वेज सिखाएगा तो क्या करेगा, एक वाक्य सिखाएगा। पर यदि वह क्रमबद्ध विधि का अनुसरण करता है तो वो वर्णों और ध्वनियों से प्रारंभ, यानी उसके वर्ण और ध्वनि का से प्रारंभ करेगा। स्पष्ट रूप से दूसरी विधि में बालक रुचि नहीं लेते हैं, यानी वर्ण पढ़ाएंगे, ध्वनि पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वर्णों और ध्वनियों की अपेक्षा उनके वाक्य में अधिक आनंद आता है। अतः छोटों बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक विधि को अपनाना अच्छा होता है, और जैसे जैसे उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है वैसे वैसे इस विधि का स्थान क्रमबद्ध विधि को दे दिया जाता है। यानी पहले क्या करना चाहिए, उन्होंने मनोवैज्ञानिक विधि से पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद से जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास हो जाए तो उनको क्रमबद्ध विधि से पढ़ाना चाहिए। अब आइए चलते हैं अगला शिक्षण सूत्र देखते हैं, अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल। अनुभव और शिक्षण द्वारा प्राप्त किए बालक के ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाइए। यानी जो बालक ज्ञान प्राप्त करता है अनुभव, उसको हम निश्चय से तर्कपूर्ण बनाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, आरंभ में बालक देखकर अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त करता है। शुरुआत में क्या करता है, देखता है, फिर एक्सपीरियंस करता है, फिर ज्ञान को प्राप्त करता है। पर उसका यह ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता, लेकिन वो तर्क नहीं करता है। उसे किसी बात का ज्ञान होता है, पर वह ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके सत्य सिद्ध नहीं कर सकता है। आइए चलिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक बालक प्रतिदिन सूर्य को निकलते और डूबते देखता है। वो यह भी देखता है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। इस प्रकार उसे अनुभव द्वारा ज्ञान होता है कि वह तर्क देकर इस ज्ञान को सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। अनुभव द्वारा उसको ज्ञान होता है कि दिन होता है, फिर रात होता है, सूर्य उगता है और डूबता है, लेकिन ये उसको सिद्ध नहीं कर सकता है कि कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है, कैसे सूरज निकलता है, कैसे डूबता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वो सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है। तो इसी को हम बोलेंगे अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल। अब आते हैं अगला शिक्षण सूत्र क्या है, प्रकृति का अनुसरण, यानी फॉलो नेचर। शिक्षक को बालक की प्रकृति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बालक को जो भी शिक्षा दी जाए उसे शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण बालक के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य की विधियों के अनुरूप होना चाहिए, तभी क्या करेगा, बालक को शिक्षण को आसानी से ग्रहण कर सकता है। अब आइए चलते हैं अगला शिक्षण सूत्र है, आगमन विधि का अनुसरण, यानी फॉलो इंडक्टिव मेथड्स। अब क्या है, सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाने से पहले उदाहरण दिए। इसमें क्या करते हैं, कोई भी सामान्य नियम बताना हो या सिद्धांत निकालने से पहले हम उसको उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, एक उदाहरण देकर उसको समझाते हैं, और उसी उदाहरण के माध्यम से क्या करें, एक सिद्धांत निकालते हैं। तो इसमें दो तरह की विधि होती है, एक होता है आगमन विधि, एक निगमन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आगमन विधि और निगमन विधि पे दो तरह की विधियों से पढ़ा जाता है, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। पहली विधि जो होती है, इसमें छात्रों के समक्ष कोई सामान्य नियम या सिद्धांत रखा जाता है और फिर उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है। और जो दूसरी विधि होती है आगमन विधि, इसमें प्रारंभ में उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनके आधार पर कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाला जाता है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्वाध्याय को प्रोत्साहन। जो अगला हमारा शिक्षण सूत्र है, स्वाध्याय। बालक को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, इंकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। सर्वोत्तम शिक्षकों के स्वाध्याय पर और छात्र की अपनी शक्तियों का द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर सदैव बल दिया जाता है। वे शिक्षा देने के लिए अपेक्षा प्रशिक्षण देने पर अधिक निर्भर रहते हैं। यानी इसको हम अगर अलग शब्दों में एक परिभाषा के रूप में देखते हैं तो प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसे स्वयं प्राप्त किया, यानी जो उसने स्वयं सीखा है, स्वयं लर्न किया है, स्वयं उसने प्राप्त किया है, वही उसका क्या है, शिक्षा का सर्वोत्तम भाग होता है। तो इस तरह से हम लोग शिक्षण सूत्र देखें, 14 शिक्षण सूत्र हैं जो हम बालकों को यानी शिक्षा देते समय इन सूत्रों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने पाठ्य को, अपने चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए
और इस चैनल पर इस तरह से आपको बीएड से संबंधित आपको अलग अलग टॉपिक पे आपको व्याख्यान और बहुविकल्पी प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।